स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल पर। और मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र यानी लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का पहला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले सत्ता की साझेदारी की बात करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप साथ में NCERT की बुक जरूर लेकर बैठें और पेन कॉपी लेकर बैठें जिससे कि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो पाए। यदि मिस होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ओके, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक सत्ता की साझेदारी। तो बात करें सत्ता की साझेदारी की तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सत्ता मतलब क्या होता है? शक्ति। सत्ता मतलब होता है शक्ति और साझेदारी मतलब होता है बंटवारा। यानी सत्ता की साझेदारी का शाब्दिक अर्थ है शक्ति का बंटवारा। अगर बात की जाए इसकी परिभाषा की तो देखिए, एक देश में रहने वाले यानी एक देश में रहने वाले जब दो या दो से अधिक दलों या सरकारों या लोगों या समुदाय किसी इन चीजों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, तो यानी एक देश में रहने वाले जब दो या दो से अधिक दलों, समुदाय, सरकार में सत्ता का बंटवारा किया जा सके उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूं, एक देश में रहने वाले दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जा सके उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। या फिर दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। आप अपने तरफ से इसको बना के लिख सकते हैं। तो आई होप अब समझ में आएगा कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। ओके, तो अब बात आती है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। लेकिन इससे पहले हम इस अध्याय में जो चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, वो है बेल्जियम और श्रीलंका। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, युक्तिपरक तर्क और नैतिक परक तर्क क्या होते हैं, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या हैं और बेल्जियम की समझदारी। तो पहले आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक बेल्जियम। तो देखिए, बेल्जियम क्या है? आपका पहला टॉपिक है बेल्जियम, और श्रीलंका दूसरा टॉपिक है, और तीसरा है बेल्जियम की समझदारी, चौथा है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और पांचवा है सत्ता की साझेदारी के रूप। तो ये सब सारे टॉपिक है। तो आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं अपना बेल्जियम। देखिए, तो बेल्जियम की अगर हम विशेषता की बात करें या बेल्जियम के बारे में बात करें तो पहला विशेषता यह बनेगा कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। दूसरा, यह हमारे भारत के हरियाणा राज्य से कहीं आधा यानी हमारे भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है, ऐसे हम बोल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो बेल्जियम है वो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अच्छा, अगर बात की जाए इसकी जनसंख्या की तो हमारे हरियाणा राज्य के आधी इसकी जनसंख्या है। यानी बेल्जियम की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ जनसंख्या है, और वही हमारे हरियाणा राज्य में करीब 2 करोड़ की आबादी की जनसंख्या है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला हमारा टॉपिक है कि जो इसमें साझेदारी हुई, जो इसमें बंटवारे हुए, जो इसमें मुश्किलें हालात हुई वो निम्न प्रकार से थी। जैसे कि देखिए, बेल्जियम में जो जातीय बनावट थी, पहले तो भाषा के आधार पे जो बेल्जियम की सरकार थी वहां पे जातीय बनावट को विशेषता दी थी पहले, है ना। तो हर एक देश में अपनी अपनी जाति, भाषाएं, धर्म सब कुछ होता है। जैसे भारत में बहुत विविध धर्मों वाला देश है भारत देश, उसी प्रकार से बेल्जियम में भी जाति बनावट थी, ठीक है। तो जाति भाषा के आधार पर बेल्जियम को देखा जाता था, वहां पे जाति बनावट की ज्यादा विशेषता थी। और बात करें हम कि कौन कौन सी भाषाएं थी, तो
भाषा के आधार पर जब जाति बनावट थी तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 भाषाएं थी। ठीक है, तो बात की जाए 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो पहला डच, दूसरा फ्रेंच, तीसरी जर्मनी। तो देखिए अब हम बात करते हैं फ्लेमिश और वेलोनिया इलाके की। कौन सी, फ्लेमिश और वेलोनिया। तो देखिए फ्लेमिश में जो रहने वाले लोग थे वो 59% वहां के लोग डच बोलते थे, और वही वेलोनिया की बात करें तो 40% फ्रेंच बोलते थे। इन देखिए भाषा के आधार पर इन्हें बांटा गया है। और बात की जाए राजधानी ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में जो वहां के लोग थे वो करीब करीब 80% क्या बोलते थे, फ्रेंच, और 20% डच बोलते थे। लेकिन जो शेष 1% बचा है ना, क्योंकि 59% डच बोलते थे कहा, फ्लेमिश में, और वेलोनिया में 40% फ्रांस। तो जो 1% बचा वो शेष जर्मनी बोलते थे। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहां पे क्या हुआ कि जो सत्ता थी वो काफी तनावपूर्ण थी। किसके किसके बीच, फ्रेंच और डच के बीच, क्योंकि इसका ज्यादा प्रकोप कहां पड़ रहा था, राजधानी ब्रुसेल्स में, क्योंकि जो वहां के फ्रेंच थे वो 80% थे और डच कितने थे, 20%। लेकिन बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जो ताकतवर कौन था, जनसंख्या के हिसाब से बहुसंख्यक तो डच थे, क्योंकि 59% डच थे वहां पे। लेकिन जो ताकतवर थे वो फ्रेंच थे। तो जो उसकी वहीं की सरकार उन्हीं को ज्यादातर दी जाती थी, है ना, फ्रांस के लोगों को, यानी फ्रेंच बोलने वालों को, क्योंकि क्या थे वो कम तो थे जनसंख्या के आधार पे, लेकिन क्या थे, वो ताकतवर देश थे, है ना। तो जिसके खिलाफ क्या हुआ कि डच के लोगों को भाई अब कुछ राजनीतिक कदम उठाने पड़े और अपनी अपनी मांगे उठानी रखनी पड़ी, है ना, कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, और शिक्षा सभी को समान मिलनी चाहिए, और सभी के समान बर्ताव किया जाना चाहिए। जो भी कर रहे हैं आप सभी को समान करना चाहिए, और कानूनी रूप से सभी को समान देखना चाहिए। तो ये बात थी हमारे बेल्जियम की, जो कि जाति बनावट को लेकर ज्यादा यहाँ पे तनावपूर्ण संकट था। और यहीं पे अगर हम बात करें तो श्रीलंका, अब बचता है हमारा एक छोटा सा देश श्रीलंका। अगर बात की जाए श्रीलंका की विशेषता की, तो देखिए श्रीलंका एक दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश है, जो कि हमारे हरियाणा के बराबर है, और यहाँ की जो जनसंख्या थी वो हरियाणा के बराबर है, करीब 2 करोड़। ठीक है, तो सोच लीजिए हमारा एक हरियाणा और ये श्रीलंका, कितनी बड़ी, हमारा एक राज्य और ये देश। तो यहाँ पे ये थी। लेकिन यहाँ पे 1948 में, जो 1948 में हुआ था, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। हमारा देश कब हुआ था, 1947 में, और वैसे ही 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और हमारा 1947 में हुआ था। ठीक है, पहले ये भी गुलाम था, औपनिवेशिक राज्य था, इसको भी गुलाम बना लिया गया था। तो यहाँ पे जो शक्ति का तनाव हुआ, सत्ता का तनाव हुआ, वो यहाँ पे भी जाति बनावट का ही एक दायरा था। ठीक है, यानी जाति बनावट का ही एक कारण था कि यहाँ पे भी भाषा जाति के आधार पर ही एक तनावपूर्ण सत्ता चल रहा था। देखिए तो यहाँ भाषाएं कौन कौन सी थी, अब बात करते हैं भाषाओं की। तो भाषाएं थी यहाँ पे तमिल और सिंहली मुख्य रूप से। तो जो देश में बोली जाने वाली भाषाएं थी वो 74% यानी 74% सिंहली समुदाय के लोग थे, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे, और 18% तमिल बोलने वाले थे। अब देखिए तमिल में भी 2 प्रकार के तमिल थे, एक तो हिंदुस्तानी मूल के तमिल और दूसरे श्रीलंकाई मूल के तमिल। तो और बाकी जो 7% लोग थे वो सभी भाषाएं बोलते थे। ठीक है, और जो तमिल लोग थे उनके खिलाफ बहुत ही अन्याय हो रहा था। ठीक है, सिंहली समुदाय जो थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी, है ना। तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सरकार ने सिंहली भाषा को
राज्य भाषा का दर्जा दे दिया। ठीक है, यानी सिंहली भाषा को ही कानून का भाषा माना गया 1956 में कानून के तहत। लेकिन इसके बाद भी इनके खिलाफ बहुत ही अन्याय हो रहा था। किनके खिलाफ? तमिल के खिलाफ। उसके बाद जो सरकार थी भाई, वो बोल रही थी कि हम जो भी सरकारी नौकरियां हैं सबसे पहले हम सिंहली को भर्ती करेंगे, तब फिर देखेंगे जो तमिल मूल के समुदाय हैं। और फिर बात किया यहाँ के सरकारों की बात की जाए तो यहाँ पे और एक सिंहली समुदाय को आरक्षण दे रही थी। वो बोल रही थी कि भाई जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं हम तो उनको आरक्षण देंगे। तो बताइए ये कहाँ की नीति अपनाई जा रही है? ये कितनी राजनीति हो रही है यहाँ पे? राजनीति अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति यहाँ पे क्या हो रही है? बिल्कुल गलत हो रही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि राजनीति बहुत गलत कर रहा है इसमें श्रीलंका। तो भाई श्रीलंका ने जब तमिलों के साथ ऐसा किया कि भाई उनके सारे अधिकार छीन ले रहे थे, सब सिंहली को दे रहे थे, नौकरी पे भी सिंहली को रख रहे थे और कानूनी भाषा भी सिंहली को बना दिया गया, तो अब जाए तो जाए कहां? तो इस चीज को लेकर जो वहां के लोग थे, तमिल समुदाय के लोग, एक रणनीति बनाई और रणनीति बनाकर मांग रखी। 3 मांगे रखी थी। पहले तो जो तमिल भाषा है उसको वो अच्छी है, उसको कानूनी भाषा बनाया जाए। ओके, दूसरा सभी के समान शिक्षा, स्वास्थ्य या जो भी समान अधिकार हैं सबको बराबर मिलने चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि जो वहां के नौकरी के पद हैं, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें दोनों को समान अधिकार मिले, दोनों को समान दर्जा मिले, दोनों परिप्रेक्ष्य के लोग अपने जीवन को सही तरीके से जीवन यापन कर सके। ये 3 मांगे रखी कि सभी को बराबर अधिकार मिले, सभी को भर्ती किया जाना चाहिए, चाहे वो तमिल हो या चाहे सिंहली हो। ओके, तो ये थी श्रीलंका की तनावपूर्ण स्थिति। तो अब हम बात करते हैं जल्दी से बेल्जियम की समझदारी की। तो देखिए बेल्जियम की समझदारी की अगर बात आती है तो बेल्जियम के नेताओं ने जो वहां के जो क्षेत्रीय निरंतरता थी, ठीक है, जो वहां के जो क्षेत्रीय निरंतरता थी उसको पहचान लिया था। क्षेत्रीय निरंतरता मतलब भाषा के जाति के आधार पे निरंतरता, सॉरी, क्षेत्रीय निरंतरता मतलब भाषा के आधार पे जो क्षेत्र थे जैसे डच, फ्रेंच और जर्मनी, तो इनको पहचाना पहले। फिर उसके बाद जो वहां की सांस्कृतिक विविधता थी, जैसे किसी लोग किसी धर्म को मानते थे, कोई जैसे श्रीलंका में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ के जो सिंहली लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे और जो तमिल थे वो कुछ हिंदू को मानते थे और कुछ अन्य धर्म, मुस्लिम और अन्य धर्मों को मानते थे। तो उसी प्रकार से संस्कृति को भी इन्होंने पहचाना। और जो शक्तियां थी, पहले तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि 1970 से 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए, जिससे कि वो सभी लोग सुचारू रूप से सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। ये बेल्जियम की समझदारी है, देखिए। और जो सारी शक्तियां थी वो सबसे पहले केंद्र की सरकार में। फिर वहां के नेताओं ने क्या किया कि उन्होंने एक समान सभी के लिए अधिकार रखा और उन्होंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है उसमें दोनों पक्ष के लोग बराबर रहेंगे, ठीक है, यानी चाहे वो डच के लोग हों चाहे वो फ्रेंच के लोग हों, वो दोनों ही बराबर रहेंगे। अगर 5 फ्रेंच से आते हैं तो 5 डच से आने जरूरी होते हैं, ठीक है। और जो वहां की स्थानीय सरकार थी भाई, पहले तो वहां की स्थानीय सरकार को भी विकसित किया, है ना। जो वहां के स्थानीय, जैसे हमारे यहाँ पे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 3 स्तर की सरकारें थी, केंद्रीय स्तर की सरकारें, राज्य स्तर की सरकारें और फिर स्थानीय स्तर की सरकारें। तो उसी प्रकार वहां पे भी थी। तो जो वहां की राज्य सरकार थी उसको पहले विस्तृत किया, है ना, और उसके बाद फिर कुछ शक्तियां जो केंद्र सरकार थी वहां की, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दे दी, जिससे कि उनके पास भी पावर हो पाए और केंद्र सरकार के पास भी पावर हो, ठीक है। और हां, नौकरी में सभी को समान अवसर दिया गया, चाहे वो डच के लोग हों या फिर फ्रेंच के लोग हों या फिर अन्य भाषा के लोग हों, ठीक है। और सभी के ऊपर
शिक्षा का समान अधिकार दिया गया सभी को, है ना, सभी को ऊपर ये नजर रखा जाता था कि सरकार जो है सभी को समान अवसर दे रही है नहीं, सभी को शिक्षा मिल रही है या नहीं, चाहे वो डच के लोग हों, फ्रेंच के लोग हों या किसी भी जाति भाषा के लोग हों, ठीक है। तो वहां के नेताओं ने क्या किया कि और भी, हाँ जी हाँ, समुदाय, देखिए समुदाय को भी कुछ विशिष्ट अधिकार दिए थे, है ना। जैसे हमारे भारत में क्या हुआ, SC ST SCC OBC, ठीक है, इनको भी कुछ आरक्षण होते हैं। तो उसी प्रकार वहां पे भी ये सब चीजें अपनाई जिससे कि सभी लोग भाईचारे से रह सके, ठीक है, भाईचारे की स्थिति बनी रहे और कोई काटछेड़ या कानून के विरुद्ध कुछ कार्रवाई न कर पाए। और हाँ, जो भी कानून बनते थे वो बहुमत से बनते थे, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई अब बहुमत फ्रेंच का हो गया फ्रेंच का बन जाएगा या फ्रेंच व्यक्ति जो है वो फ्रेंच से ही पूछ लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप कानून कोई बनाना चाहते हैं तो दोनों पार्टियों से पूछना पड़ेगा, यानी दोनों जो भाषा के लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि हाँ ये कानून सही है या नहीं, ठीक है, कानून बनाया जाना चाहिए या नहीं। यदि हाँ, अगर आपको दोनों लोग, अगर बहुमत डच बोल देती है हाँ, अगर फ्रेंच बोलती है नहीं, तो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। अगर दोनों ही बोल देते हैं हाँ, या डच के लोग बोलते हैं हाँ और फ्रेंच के लोग भी बोल देते हैं हाँ, तो कानून बनाया जा सकता है और लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको बेल्जियम की समझदारी, जिससे क्या हुआ कि यहाँ की जो एक स्थित निरंतरता है वो बनी रही, है ना, अपने देश की बात अपने आप में रह गई, ठीक है। और श्रीलंका में क्या था, देखो श्रीलंका में यह था कि वहां के जो लोग थे सिर्फ सिंहली समुदाय को प्राथमिकता दे रही थी, वहां की जो सरकार थी वो किसको प्राथमिकता दे रही थी, सिंहली समुदाय को, है ना, क्योंकि सिंहली भाषा को देखो राज कानून का भाषा बना दिया गया और जो उसने ये कह दिया कि भाई जो सरकारी नौकरी है हम पहले उसमें सिंहलियों को भर्ती करेंगे फिर हम देखेंगे। तो ऐसे क्या हुआ कि वहां की स्थिति काफी खराब होती चली गई, कहाँ की, श्रीलंका की स्थिति। और बेल्जियम ने यही एक अच्छा कदम उठाया, इसलिए हम बेल्जियम की समझदारी को पढ़ते हैं, है ना। और ब्रुसेल्स में भी देखो अपनी अलग सरकार थी वहां की, जिससे कि सभी लोग भाईचारे की भावना से रहें और मारपीट ना करें, लड़ाई ना हो। तो क्या पहले वहां के नेताओं ने अपने आप को समझने का प्रयास किया कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, कैसे सुधारने का प्रयास करें। तो वैसे ही यदि आपके अंदर भी कोई कमियां हो या किसी देश के अंदर कोई कमियां हो तो सबसे पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, ठीक है। जैसा कि बेल्जियम ने किया, पहले उसने अपने देशों को परखा कि जो जो कमियां हैं, फिर उसके खिलाफ जो भी कार्य करने थे किया और उसको सुधारा, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो भाई देखिए, सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो लोग मारपीट करेंगे, है ना, विविध समूहों में लड़ाई झगड़ा होगा और देश का शासन अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा, क्योंकि तानाशाही शासन हो सकता है, अगर शक्ति एक ही के पास रहेगी तो। इसलिए सत्ता का साझेदारी होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इसके परिपक्ष में दो तर्क दिए गए हैं, एक तो युक्तिक परक तर्क या फिर दूसरा नैतिक परक तर्क। तो युक्तिपरक तर्क के तहत कहा जाता है कि भाई सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए क्योंकि इससे विभिन्न समूहों में लड़ाई कम हो सकती है ना, क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी समुदाय का हो, उसके बीच लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। अगर दूसरे तर्क की हम बात करें तो दूसरा तर्क है नैतिक परक तर्क। तो इसके तहत यह कहा गया है कि भाई देखो, सत्ता की साझेदारी बहुत अच्छी है, ये लोकतंत्र की आत्मा है, एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो वही बात हमने की कि शासक निरंकुश हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। यदि सत्ता की साझेदारी होगी तो सभी जो सरकारें हैं या फिर जो नेता हैं एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, और यदि कोई गलत जाता है, दूसरे के अधिकारों का हनन करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या निकल के आता है कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो हमारे देश का उतना विकास संभव नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हो सकता है तानाशाही शासन हो जाए, क्या पता।
अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो तानाशाही होने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सत्ता कई हाथों में है, कई लोगों के हाथों में है। अगर कोई व्यक्ति आगे कुछ गलत करने का प्रयास करता है तो जो दूसरी सरकार है वो रोक सकती है। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आया होगा सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है। रूप मतलब कि सत्ता की साझेदारी है जो है वो किन किन चीजों पर की जा सकती है, ठीक है, कैसे कैसे की जा सकती है। तो हम पहले बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूपों पे हो सकती है। पहला, सरकार के विभिन्न अंगों, केंद्र सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए और होती भी है। क्योंकि देखिए, विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करवाना। और यही न्यायपालिका का क्या काम है? कानून को न्याय दिलाना। ठीक है, तो देखिए एक ही काम को देखिए, कानून तो बनाया विधायिका ने, अगर विधायिका ने कानून बनाया तो विधायिका ही थोड़ी लगवा सकती है, थोड़ी लागू करा सकते हैं। उसे लागू कराने के लिए कार्यपालिका का होना बहुत ही जरूरी है। यदि विधायिका अपने मन से कानून बनाने, हो सकता है कार्यपालिका को अच्छा न लगे, वो लागू न कराए। तो इसी प्रकार इसीलिए तीनों सरकारों के बीच, जो सरकार के तीन अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता की साझेदारी का होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं सरकार के विभिन्न अंग की, हो गई बात। अच्छा, अब बात करते हैं सरकार के अंदर साझेदारी। देखो, हमारे यहाँ सरकार कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार, जो लोकल शासन करते हैं लोग, है ना। तो देखिए, हमारे यहाँ भी सत्ता की साझेदारी का सरकारी पे भी किया गया है, सरकारी तौर पे भी सत्ता की साझेदारी का बंटवारा किया गया है। जैसे कि केंद्र स्तर की सरकारें अपना, अब देखिए पूरा देश को कौन चलाएगा? केंद्र सरकार। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा चाहे मनमानी वैसे कर दे केंद्र सरकार, नहीं, राज्य, क्योंकि राज्य सरकार का भी तो कुछ महत्व होता है भाई, है ना। तो जो राज्य सरकार है, चाहे उस कानून को माने अन्यथा न माने, वो उसके ऊपर वो मन करता है, राज्य सरकार के ऊपर वो उसका मन करेगा तो केंद्र जो कहेगी वो मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। इसी प्रकार स्थानीय स्तर की कुछ सरकारें होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक अकेले ही राज्य सरकार अपने राज्य को पूरा नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि देखिए राज्य बहुत सारे हैं। यूपी की जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे ही अकेले राज्य को नहीं चला सकते। एमपी के जो मुख्यमंत्री पूरे अकेले राज्य को नहीं चला सकते, उसके अंदर भी तो कुछ लोग होने चाहिए जो उस राज्य को चलाएं। तो इसीलिए एक स्थानीय सरकार की स्थापना हुई, जिसमें न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम इत्यादि जैसे तमाम थोड़ी छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं। और इसमें जो अधिकारी वगैरह होते हैं, डीएम, और छोटे जैसे गांव में अगर हम बात करें तो ग्राम प्रधान, ठीक है, तो इनके ऊपर जो है कुछ शक्तियां होती है इनके पास भी, कि जैसे कि कोई दूसरा जनता का हनन न कर पाए, और यदि जनता का हनन करता है तो ये इनको रोके, है ना, जिसके पास शक्ति है इसको रोकने के लिए, तो वो इनको रोके कि कुछ भी जनता का हनन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं हम विभिन्न समुदायों के बीच हो सकती है जनता उसकी साझेदारी सत्ता की। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके अपनी अपनी समुदायों की सत्ता की साझेदारी हो सकती है ना। तो ये थे सत्ता की साझेदारी के रूप। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।